हेलो दोस्तों, द एड के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जो है बीपीएससी, एनटीपीसी और बाकी सारे जितने भी एसएससी के एग्जाम हैं उसके लिए मैंने जो है एक सीरीज शुरू की है, पॉलिटी क्या ये है। और जैसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो है इंडिया का जो संविधान है उसका जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है क्या है, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा जो है पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो वहाँ पर मैंने जो बताया था कि जो कंपनी है, मतलब जो कंपनी का शासन था वो 1773 से लेकर 1858 तक रहा था, जब हमारा प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय तक। लेकिन कंपनी के पीछे, मतलब कंपनी इससे पीछे भी बहुत सारे जो हमारा हिस्ट्री है, लेकिन हम उस हिस्ट्री को कवर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? एक्चुअली पहला जो एक तरह से कहे रिटेन जो कोई हिस्ट्री मिलती है संविधान के बारे में, तो किसी भी एक्ट के बारे में, तो वो मिलता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। इससे पहले जो भी था यहाँ पे क्या था कि जो राजा थे, किसका शासन था? किंग्स का, मतलब जो राजा थे या जो भी जो इम्पेरियर थे उनका शासन था। और वहाँ पे जो जब किंग्स का शासन था तो ये क्या होता था कि इनका जो वचन है, कहते ना महेश, जो आपने बाहुबली देखी थी उसमें क्या था महेशवती साम्राज्य में कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो वही चीज़ होता था इन किंग्स के साथ। इन्होंने जो बोल दिया, मतलब इनका जो वचन है वही क्या है, इनका शासन है। इन्होंने जो बोल दिया वो इनका शासन हो गया, वही चीज़ इनके राज्य में लागू होता था। तो इसके लिए जो है 1773 से पहले का कोई भी जो है एक रिटेन जो है डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है संविधान के बारे में। इसीलिए जो है हम 1773 से डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो कंपनी लेके आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का मतलब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया में व्यापार करने आई थी। कब आई थी ये? तो 1600 ईस्वी में आई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री इंडिया में डाली थी। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई और इन्होंने लगभग 150 सालों तक यहाँ पे बिजनेस किया। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे यहाँ के जो है आंतरिक, जो इंडिया के आंतरिक मामले हैं उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये इस एक्ट में था क्या। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि जो 1773 का एक्ट है ये लाया क्यों गया। जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक्चुअली क्या हो रहा था कि जो कंपनी का जब 1765 में जब कंपनी को जो है बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इन तीन जो प्रोविंसेस थे उस समय मान लेते स्टेट, मान लेते अभी जो स्टेट है, तो इन तीन स्टेट का जब इनको दीवानी अधिकार मिला, मतलब राजस्व का अधिकार, टैक्स कलेक्शन का अधिकार मिला, तो और कंपनी को तो बिजनेस कर ही रही थी। तो जब कंपनी को यहाँ का अधिकार मिला तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो प्रॉफिट है, मतलब इसका प्रॉफिट डिक्लाइन होने लगा, मतलब इसको लॉस होने लगा। क्या होने लगा? लॉस होने लगा। लेकिन कंपनी के जो भी सर्वेंट्स थे, मतलब इसके जो भी कहे एम्प्लॉय थे, कर्मचारी थे, जो वो चाहे अधिकारी लेवल के हो चाहे कोई सेवक हो, तो जो एम्प्लॉय थे उनका जो वेल्थ था वो दिन पे दिन इंक्रीज होते जा रहा था। तो इन सब चीज़ों को लेके क्या हुआ कि 72-73 में जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो जो है ब्रिटेन के क्राउन के पास गई। ब्रिटेन के क्राउन के पास इसलिए गई कि कंपनी का जितना भी शेयर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसमें ब्रिटेन के क्राउन का भी हिस्सा था। और ब्रिटेन के क्राउन को कंपनी जो है एक बहुत ही बड़ा रॉयल्टी अमाउंट देती थी हर एक साल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ गई? वो गई ब्रिटेन के क्राउन के पास 1772-73 में। और उन्होंने बताया कि देखिए हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है कि हमारे जो प्रॉफिट है, ऐसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा मतलब नीचे जा रहा है, कंपनी लॉस में जा रही है, लेकिन इसके जो एम्प्लॉय है उनका जो निजी वेल्थ जो है वो बढ़ रहा है, वो अपने निजी जो बिजनेस है उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया है। तो चलिए हम देखते हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो क्या था। तो सबसे पहले जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको हम नॉर्थ इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं। नॉर्थ इंडिया एक्ट इसलिए कि जो उस समय ब्रिटेन का जो पीएम थे उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। तो ये नॉर्थ कौन है? ब्रिटेन के पीएम है, तो इसीलिए इसको नॉर्थ इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें जो कुछ विशेषताएं थी, कुछ प्रोविजंस थे, क्या थे? ये जो है 1770 इंडिया में जो EIC जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जो 1600 ईस्वी से काम कर रही थी, मतलब लगभग अगर 1600 ईस्वी से लेकर आप देखोगे तो 170 सालों तक कंपनी जो है क्या कर रही थी? एक बिजनेस एंटिटी के रूप में, एक बिजनेस फर्म के रूप में काम कर रही थी। लेकिन अब जो है 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत कंपनी को जो है राजनीतिक और आर्थिक कार्य को दोनों को मान्यता मिली। अब कंपनी को ये भी मान्यता मिल गई कि कंपनी जो है राजनीतिक कार्यों में भी हिस्सा ले रही है। तो कंपनी के राजनीतिक और आर्थिक कार्य को पहली बार मान्यता कब मिली? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। उसके बाद इसमें क्या होता है एक्चुअली, मैं यहाँ पे नक्शा बनाता हूँ, थोड़ा सा रॉन्ग नक्शा होगा, ये इंडिया का हमारा ऐसे अगर हम जाए
तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पूरा यहाँ नीचे जो इलाका है ये मद्रास वाला आता था, मद्रास। आप यहाँ पे देखो महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई, जिस उस समय इसको बॉम्बे बोलते थे। और यहाँ पे देखोगे तो ये जो है बंगाल का जो था कलकत्ता था, कलकत्ता या बंगाल। तो यहाँ पे जो है ये कलकत्ता से अच्छा हम बंगाल लिखते हैं क्योंकि बंगाल प्रोविंस था यहाँ पे। तो यहाँ पे उस समय इंडिया में जो है 1773 से पहले एक यहाँ पे गवर्नर होते थे, एक बंगाल के गवर्नर होते थे और एक बॉम्बे के गवर्नर होते थे, सॉरी। तो यहाँ पे क्या किया कि जो बंगाल के गवर्नर थे इनके पोस्ट को जो है गवर्नर से हटा के क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल नाम इनको दिया गया। और इस तरह जो है हमारे इंडिया के जो है पहले गवर्नर जनरल मिले, उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था उनका, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है याद रखना है आपको, ये एसएससी के एग्जाम में बहुत बार आता है। बंगाल के गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये चीज याद रखना है। और ये कब किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। उसका जब ये किया गया तो यहाँ पे क्या क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल है, इनके अंदर जो है इस बॉम्बे और इस मद्रास वाले गवर्नर जनरल को ला दिया गया। मतलब सारी के इनको अगर माने तो ये हेड थे, तो इनको जो है इसके अंदर जो है इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर इनको जो है एज ए सबऑर्डिनेट के रूप में यहाँ पे डाल दिया गया। अब इससे क्या हुआ कि सारा का जो सारा जो पावर थी वो क्या हुआ, बंगाल के जो है गवर्नर जनरल के हाथों में चला गया। तो यहाँ से क्या हुआ कि केंद्रीकृत सरकार की तरफ जो है पहला कदम जो है बढ़ाया गया। केंद्रीकृत सरकार की तरफ पहला कदम था ये। और ये अंतिम नहीं था, याद रखना है। ये जो है 1833 का जब हम एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि जो है ये बहुत ही हाई लेवल तक पहुंच गया था। वहां पे कहा था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको जो है बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया था, बहुत ज्यादा केंद्रीकृत सरकार हो गई थी। उसका गवर्नर जनरल जब बनाया गया, मतलब बंगाल के गवर्नर को जब गवर्नर जनरल का नाम दिया गया, तो उनके लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई, जिसको हम काउंसिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको काउंसिल भी बोलते हैं। तो 4 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई। और इस कमेटी का काम क्या था, तो इस कमेटी का काम था गवर्नर जनरल की सहायता करना। उसके बाद अब जैसा कि हमने पीछे मैंने बताया था कि क्या हुआ था कि जो अधिकारी थे और जो भी कर्मचारी थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे या जो कर्मचारी थे, वो जो है इंडिया में अपना खुद का व्यापार कर रहे थे, चाहे वो रिश्वत ले रहे थे और वो अपना खुद का वेल्थ बढ़ा रहे थे। तो जो अधिकारी थे और जो कर्मचारी थे उनको जो है उपहार लेने पे, रिश्वत लेने पे और अपना निजी व्यापार करने पे, इन 3 चीजों पे प्रतिबंध लगाया गया था। क्या क्या, फिर से देख लीजिए, उपहार लेने पे, रिश्वत लेने पे और निजी व्यापार। निजी व्यापार यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तो अब 3 चीजों को याद रखना है कि उपहार, रिश्वत और निजी व्यापार, इन 3 चीजों को प्रतिबंधित कर दिया गया इस एक्ट के तहत, 1773 वाले एक्ट के तहत। उसके बाद इसी एक्ट के तहत क्या हुआ था कि जब बंगाल जो गवर्नर जनरल है, जो मतलब EIC थी, उसको क्या हुआ था कि दीवानी का अधिकार मिल चुका था। तो दीवानी का अधिकार के लिए जो भी अब मुकदमे होंगे, कुछ केसेज हो रहे थे, तो उसको कौन निपटाएगा, तो उन सब चीजों को जो है हैंडल करने के लिए 1784 में जो है कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय, मतलब जो हाई कोर्ट होती है, उस हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और ये जो है पहला जो है इंडिया का जो है पहला कोर्ट था कलकत्ता में, जो है इंडिया का अभी भी है ये। और कलकत्ता में जो है ये न्यायालय की स्थापना की गई और ये कलकत्ता इंडिया का पहला कोर्ट था अपने आप में। तो इसकी स्थापना कब की गई, 1784 में। उसके बाद एक जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे, तो ये जो है ब्रिटेन के क्राउन को जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ये जो है डायरेक्टली ब्रिटेन के क्राउन को, जो ब्रिटेन का जो क्राउन था, उसको ये डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे थे। और एक चीज आपको याद रखने वाली और चीज है कि कलकत्ता में जो न्यायालय जो स्थापना की गई थी, ये सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन के लिए थी। जो यूरोपियन लोग थे, मतलब जो डच थे, जो फ्रांसीसी थे या जो ब्रिटेन वाले थे, उनके मुकदमे ही सिर्फ इस न्यायालय में चल रहे थे। और यहाँ पे जो जज भी होंगे वो भी जो क्या होंगे, वो भी यूरोप से ही होंगे। जो जज होंगे वो भी यूरोप से ही होंगे। तो सारा का सारा जो है ये जो है गोरे लोगों के लिए जो है ये कोर्ट की स्थापना एक तरह से की गई थी। तो ये था क्या, पूरा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आते हैं क्या हुआ कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि बहुत सारे जो है खामियां थी, बहुत सारे इसमें ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या थे, तो यहाँ जो अधिकारियों को रोका तो गया कि आप उपहार नहीं ले सकते, आप रिश्वत नहीं ले सकते, खुद का व्यापार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे क्या हुआ कि भ्रष्टाचार नहीं रुका। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए क्या किया गया कि 1781 का अधिनियम लाया गया। और ये एक्चुअली कहा जाता है कि 1781 का जो अधिनियम था
वो मेनली 1773 वाला जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसको सेटल करने के लिए ये लाया गया था, इसको सेटल करने के लिए लाया गया था। तो इसीलिए इसको सेटलमेंट कानून, मतलब इसको सेटलमेंट एक्ट या बंदोबस्ती कानून भी बोलते हैं। तो 1781 वाले अधिनियम को जो है हम बंदोबस्त कानून या सेटलमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं। उसमें एक चीज की व्यवस्था की गई, क्या था जो पिछला वाला जो 1773 में क्या था कि जो न्यायालय था, कलकत्ता जो न्यायालय था उसमें जो है थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट था, मतलब कि कौन सा जो केस है वो न्यायालय में जाएगा और कौन सा जो केस है वो क्या होगा गवर्नर जनरल के पास जाएगा। तो उन सब चीजों को हटाने के लिए क्या किया गया कि कंपनी के जो सेवक थे, मतलब जो कंपनी का सेवक करने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेवक थे या जो भी अधिकारी थे उनको जो है न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया, मतलब वो जो है न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे। उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज की गई यहाँ पे धर्म के हिसाब से मामले तय करने शुरू किए गए। मतलब अगर कोई हिंदू है तो अब न्यायालय में क्या होता है कि जो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको भी जो है यहाँ पे मतलब उनके भी केसेस सुने जाने लगे थे। लेकिन यहाँ पे क्या था कि उनके जो केसेस होंगे वो धर्म के बेसिस पे होंगे। लाइक अगर कोई हिंदू है तो उसको हिंदू लॉ के हिसाब से, मतलब जो हिंदुओं का जो एक स्थापित कानून है उसके हिसाब से उसको जो है पनिशमेंट या उसके हिसाब से उस मामले का जो है निपटारा किया जाएगा। या कोई मुस्लिम है तो जो मुस्लिमों का जो शरिया कानून होता है उस कानून के तहत उस मामले का निपटारा किया जाएगा। तो धर्म के हिसाब से पहली बार जो है मामले जो है मतलब जो किसी कानून को मतलब किसी भी मामले को तय करने का जो आया वो नियम आया 1780 वर्ड के अधिनियम में। तो ये इसमें था। उसके बाद आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 1784। अब 1784 में क्या हुआ कि ये जो है विलियम पिट्स, तो विलियम पिट्स क्या हुआ कि ये जो है ब्रिटेन के जो ब्रिटेन है वहां के जो है ये प्रधानमंत्री बने। क्या बने? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। और ब्रिटेन के जब प्रधानमंत्री बने विलियम पिट्स, तो इन्हें लगा कि भाई जो 1773 का या 1781 का जो अधिनियम आता है इसमें अभी भी कुछ खामियां हैं। और एक चीज याद रखिए कि विलियम पिट को जो है हम जूनियर पिट भी बोलते हैं। जूनियर पिट इसलिए बोलते हैं कि इनके जो पिताजी है पिट्स थे विलियम पिट्स, उनके पिताजी भी वहाँ के पीएम रह चुके थे, ब्रिटेन के पीएम वो रह चुके थे एक टाइम में। तो इसीलिए इन्हें जो है जूनियर पिट्स या के नाम से भी जाना जाता है। तो पिट्स कौन थे? पिट्स जो उस समय 1784 में ब्रिटेन के पीएम थे। अब इस एक्ट में क्या किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट में तो यहाँ पे जो कंपनी का जो राजनीतिक और आर्थिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। अब क्या किया गया? कंपनी के राजनीतिक और आर्थिक कार्य को दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अब एक चीज आती है, कंपनी के जो राजनीतिक कार्य है और आर्थिक कार्य है उनको कब मान्यता मिली थी? तो उनको जो है मान्यता मिली 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब 1784 के जो एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो अगर अलग अलग कर दिया गया तो इसके लिए अलग अलग लोग भी होंगे जो इस मामले को देखेंगे। तो उनके लिए क्या गया कि एक बोर्ड ऑफ कमेटी बनाई गई जिसमें 6 सदस्य थे, बीओसी, जिसमें 6 सदस्य थे और इसका काम था राजनीतिक मामले को देखना। उसका एक जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो काम था वो था व्यापारिक मामले को देखना। तो इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो है पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन मतलब दोहरी शासन प्रणाली, दोहरी शासन व्यवस्था, इस चीज को याद रखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है दोहरी शासन व्यवस्था की जो है शुरुआत की गई थी। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, जहां पे बीओसी और बीओडी की स्थापना की गई थी। और ऐसे आप देखोगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो स्थापना थी, बोर्ड ऑफ यहाँ पे डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना यहाँ पे की गई थी। उसके बाद जो है यहाँ पे एक चीज और हुआ था कि गवर्नर जनरल को जो वीटो का अधिकार मिला था। यहाँ पे क्या हुआ था? गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार मिला था जो कि 1773 वाले एक्ट में नहीं था। अभी वीटो का अधिकार क्यों मिला था? एक्चुअली क्या हुआ था कि जब यहाँ पे 1773 वाले जब रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्य टीम जो बन के आई थी, कमेटी बन के आई थी, तो वहां पे क्या था कि जो उस समय के जो जनरल थे या गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, उन्होंने इन 4 सदस्यीय जो टीम थी इसका अच्छे से स्वागत नहीं किया था। इसका इंडिया में उन्होंने अच्छे से स्वागत नहीं किया था। इसलिए जो चारों लोग हैं इसमें से ज्यादातर लोग जो है वो जो 3 लोग थे वो इस वारेन हेस्टिंग्स से हमेशा गुस्से में रहते थे और वारेन हेस्टिंग्स कोई भी फैसला लेता था तो उसके ये विरुद्ध ही जाते थे। इसमें से जो 3 लोग थे वो 3 लोग इसके विरुद्ध ही जाते थे। अब इससे क्या होता कि वारेन हेस्टिंग्स जो है
कुछ भी नहीं कर पाता, मतलब एक तरह से कहें वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। और इसीलिए जो है इस पीरियड को जो है वार्न हेस्टिंग वाले पीरियड को जो है ट्रायल एंड रन कि चला के देखने वाला काम जो है चल रहा था। ये ट्रायल एंड रन पीरियड भी इसको बोलते हैं। तो इस चीज को हटाने के लिए क्या किया गया, और उस समय वारेन हेस्टिंग को वीटो का अधिकार भी नहीं मिला हुआ था। तो इन चीजों को सुधारने के लिए क्या किया गया कि वारेन हेस्टिंग को जो है यहाँ पे क्या किया गया, वीटो का अधिकार दिया गया। वीटो का अधिकार क्या दिया गया, गवर्नर जनरल को दिया गया। और उसके अलावा एक चीज और किया गया कि काउंसिलिंग के सदस्य जो थे, काउंसिलिंग में जो सदस्य थे, मतलब यहाँ पे जो कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे, तो इनकी संख्या जो है 3 हो गई। क्या हो गई, 3 हो गई। और अब इसमें क्या था, यहाँ पे जो 4 लोगों से जितना, मतलब 4 लोगों में किसी भी चीज को, फैसले को पारित करना, वो 3 लोगों से ज्यादा, मतलब 3 लोगों के साथ ज्यादा आसान था। कैसे आसान था, इसको आप इस तरह समझिए कि जब पहले 4 लोग थे, तो 4 लोगों में से अगर कोई 3 लोग एक साथ हो गए तो गवर्नर जनरल के पास एक कितना बचे, गवर्नर जनरल मिला के 2 लोग बचे, क्योंकि इस कमेटी में जो है टोटल 5 लोग थे, एक गवर्नर जनरल और 4 जो है अदर मेंबर्स। अब क्या हुआ 1784 में कि एक गवर्नर जनरल और 3 अदर मेंबर्स। अगर गवर्नर जनरल एक यहाँ पे आ गए और गवर्नर जनरल के अलावा अगर इन्होंने 3 में से किसी भी एक मेंबर को मना लिया तो कितने लोग हो गए, ये टोटल 2 लोग हो गए। 2 लोग इधर और 2 लोग इधर, मतलब 2 लोग पक्ष में और 2 लोग विपक्ष में। और गवर्नर जनरल के पास क्या है, वीटो का अधिकार है। तो गवर्नर जनरल क्या करेंगे, इस किसी भी फैसले को पारित करा देंगे। तो इस चीज को जो है हटाने के लिए, मतलब जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो काउंसिलिंग के जो सदस्य थे उनकी संख्या जो है 3 कर दी गई। इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद एक चीज और किया गया कि सभी मिलिट्री और सिविल अधिकारी, मतलब जो भी मिलिट्री या जो भी सिविल अधिकारी थे, उनको अगर इंडिया में नियुक्ति हुई थी, उनको मतलब कोई भी सेवक जो था अगर उनकी नियुक्ति इंडिया में हो रही है तो उनको जो है 2 महीने के अंदर ही क्या करना था कि अपने संपत्ति का ब्यौरा देना था सरकार को। आप जो है कितना आपके पास संपत्ति है, जैसे आप अभी भी देखते होंगे कि अगर कुछ, जैसे अभी बिहार में क्या हो रहा है, इलेक्शन चल रहे हैं, तो बिहार में जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे अपने संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। तो वहाँ पे क्या था कि जितने भी मिलिट्री और सिविल अधिकारी आ रहे थे उनको 2 महीने के अंदर अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा देना था कि आपके पास पूरी कितनी संपत्ति है। इससे क्या होता है कि थोड़ा भ्रष्टाचार को रोकने में हेल्प होती सरकार को। तो ये सारी चीजें थी, किसमें थी, ये पिट्स इंडिया एक्ट में थी। अब इसमें क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद क्या हुआ कि जो हमारा 1786 वाला जो अधिनियम आया, 1786 का अधिनियम, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बस इसमें क्या है, आपको इसमें एक चीज़ बस याद रखना है, क्या कि उस समय जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है जब 1786 में इंडिया का गवर्नर, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल बना के भेजा जा रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 मांगे रखी। एक मांग ये थी कि जो भी ये जो काउंसिलिंग है, ये जो कमेटी है, इस कमेटी को मानने या न मानने का अधिकार जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को होगा। एक मांग ये थी। और दूसरी मांग ये थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो सेनापति बनाया जाएगा, जो सेना है उसे कमांडर इन चीफ यानी सेनापति बनाया जाएगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की बातों को मानने के लिए 1786 का अधिनियम लाया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद हम आज के अंतिम अधिनियम पे बढ़ते हैं। अब देखिए, उस जो अधिकार थे, जो भी कंपनी को, जो जब कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी तो क्या हो रहा था कि कंपनी को जो है हर एक 20 साल बाद जो है जो ब्रिटेन का काम था वो जो है कंपनी के अधिकार को, अधिकार क्या कहे, एकाधिकार कहें, उस एकाधिकार को बढ़ाती जा रही थी। तो पहला एक आया था 1773 में, इसके ठीक 20 साल बाद 1793 में का चार्टर कानून आया। अभी चार्टर कानून लाया गया, इसने क्या किया कि कंपनी के अधिकार को फिर से 20 साल के लिए बढ़ा दिया। मतलब कंपनी जो है अब 1813 तक कंपनी जो है यहाँ पे इंडिया में आराम से जो है बिजनेस कर सकती है। कंपनी के बिजनेस में कोई इंटरफेयर कोई दूसरी कंपनी यहाँ पे नहीं करेगी। तो कंपनी का अधिकार को 20 साल के लिए इन्होंने बढ़ा दिया। उसके बाद इस कानून को जो है एक चीज और बोला जाता है कि 1793 का जो कानून है उसको बोला जाता है कि कॉर्नवालिस को खुश करने वाला कानून। क्यों बोला जाता है? वहां पे क्या होता है कि कॉर्नवालिस जब यहाँ पे आए थे तो एक तो इनको सेनापति बनाया गया था, उसके बाद काउंसिलिंग के जो सदस्य थे उनके निर्णयों को मानने का अधिकार था या नहीं था, वो भी चीज था। और अब उस चीज को जो है ऑफिशियली जो है 1793 वाले कानून में ला दिया गया था कि परिषद के जो निर्णय है उसको रद्द करने का अधिकार जो है कॉर्नवालिस को मिला। जो कॉर्नवालिस थे जो उस समय क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार मिला। उसका जो बीओसी थी, अब जो बोर्ड ऑफ कमिटी थी, उसके जो अधिकारी थे या उसके जो भी सेवक थे, उनका जो वो काम तो कर रहे थे, कहाँ काम कर रहे थे, वो ब्रिटेन में काम कर रहे थे। ये लोग जो है बीओसी जो है, बीओसी के जितने भी मेंबर थे, जितने भी सदस्य थे,
वो सब कहाँ काम करते थे? वो ब्रिटेन में काम कर रहे थे। लेकिन क्या था कि वो काम कर रहे थे इंडिया के लिए। तो वहाँ पे कहा है कि जब ये जो ये अधिकारी है, जो ये सेवक है, ये इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो क्यों ना इनका जो वेतन भत्ता है वो इंडिया के कोष से जाए, मतलब भारतीय कोष से जाए। तो इसकी भी व्यवस्था इसी में की गई थी कि जो BOC है उसके जो अधिकारी और सेवक हैं उनका जो वेतन भत्ता है वो भारतीय कोष से जाएगा। अब उसके बाद जो है हमने देखा था कि BOC में आप जो है 3 ही सदस्य होंगे। पहले ये कितना था? पहले 6 था। 6 सदस्यों की एक कमेटी जो बनाई गई थी, तो उसी जो संख्या घटा के उसको क्या किया गया? 6 कर दिया गया। अब एक चीज यहाँ पे कॉर्नवालिस ने एक चीज अच्छा किया था। क्या किया था कि जितने भी कानून बन के आते थे पहले, वो सारे के सारे इंग्लिश में होते थे। किसमें? इंग्लिश में। अब इंग्लिश में होते थे तो क्या होता था कि यहाँ पे जो लोग थे उस समय क्या था, इंडिया में जो है मुगल साम्राज्य था। क्या था? मुगल समाज। और मुगल समाज की जो भाषा थी वो मेनली फारसी थी। तो यहाँ पे जितने भी कानून थे, पहले के जो कानून थे, वो सबके सब फारसी में थे। फारसी में, उर्दू में, या लोग हिंदी जानते थे। यहाँ पे इंग्लिश लोगों को नहीं पता था। तो अब इंग्लिश नहीं पता था तो लोगों को कानून भी नहीं पता था। तो कॉर्नवालिस ने क्या किया कि जितने भी कानून थे उन सभी कानूनों को भारतीय भाषा में अनुवाद कराया। क्या किया? सभी कानूनों को भारतीय भाषा में अनुवाद कराया गया। और उसके बाद क्या है, अंतिम पॉइंट क्या है, कॉर्नवालिस द्वारा जो है 4 दीवानी कोर्टों की स्थापना कराई गई। अब ये 4 दीवानी कोर्ट कहाँ थी? मैं इसको सही कर देता हूँ। कोर्ट तो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 4 जो है दीवानी कोर्ट की स्थापना की। एक था पटना में, दूसरा ढाका में, तीसरा कलकत्ता में और चौथा मुर्शिदाबाद में। तो ये जो है 4 दीवानी कोर्ट की स्थापना की गई। और फिर हम आगे देखेंगे जब 1813 का जब कानून आता है उस समय जो है इन 4 दीवानी कोर्टों को जो है हटा के सिर्फ जो है हाई कोर्ट्स की स्थापना की जाती है। हाई कोर्ट्स की स्थापना की जाती है। अच्छा, एक चीज जो मैंने मिस कर दिया आपको, जो यहाँ पे क्या है कि जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट में जो है पहली बार जो है ब्रिटिश शासित इंडिया, मतलब ब्रिटिश शासित भारत, इस शब्द का यूज जो है, मतलब ब्रिटेन के क्राउन ने जो है पहली बार जो है इस शब्द का यूज किया था, ब्रिटिश शासित भारत। इसमें था क्या एक्चुअली कि इन्होंने ब्रिटेन के जो क्राउन है, मतलब ब्रिटेन के जो राजा थे या जो उस समय महारानी एलिजाबेथ थी, तो उन्होंने जो है भारत को जो है ब्रिटेन का जो है कॉलोनी माना था। पहली बार ऑफिशियली उन्होंने जो है इस एक्ट 1784 वाले एक्ट के तहत उन्होंने भारत को जो है अपनी कॉलोनी माना था। तो कहा जाता है कि 1784 के एक्ट के बाद जो है भारत का जो है कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ था। तो ब्रिटिश शासित भारत का जो है शब्द जो है पहली बार यूज कहाँ किया गया था? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। तो अभी इस वीडियो में मैं इतना ही पे रोक रहा हूँ। फिर हम जो है आगे तक देखेंगे। तो हमने 1793 तक बात किया, उसके बाद 1718 का एक्ट देखेंगे, 1833 का एक्ट देखेंगे, फिर 20 साल बाद 1793 में अगर 20 साल ऐड करोगे तो 1713 होता है, 1813 होता है, फिर इसके 20 साल बाद 1833 में, और इसके बाद 1853 का एक्ट। ये जो 3 एक्ट है ये भी जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे हिस्ट्री के जो हमारे संविधान है उसके हिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3 एक्ट। तो हम इन तीनों एक्ट को जो है अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।